लव स्टोरी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। पेजों का जुनून। इस चैनल पर हम प्रेम और रोमांस की किताबों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। पढ़ने के बेहतर अनुभव के लिए उन्हें अध्याय दर अध्याय विच्छेदित करते हैं। पुस्तक प्रेमियों के हमारे समुदाय में शामिल हों, क्योंकि हम एक साथ मिलकर इन हृदय स्पर्शी कहानियों की गहराइयों का पता लगाएंगे। हमारे नवीनतम एपिसोड पर अपडेट रहने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूलें। अब आइए जेन ऑस्टेन की आज की पुस्तक प्राइड एंड प्रेजुडिस पर गौर करें। हम एक समय में 5 अध्यायों की समीक्षा करेंगे और फिर आगे बढ़ने से पहले उन अध्यायों का सारांश प्रदान करेंगे। जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 1-5 की समीक्षा। अध्याय 1 प्राइड एंड प्रेजुडिस का शुरुआती अध्याय पूरे उपन्यास के लिए माहौल तैयार करता है। पाठकों को बेनेट परिवार और विवाह के केंद्रीय विषय से परिचित कराता है। प्रसिद्ध प्रारंभिक पंक्ति, ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सत्य है कि एक अकेले आदमी के पास अच्छी किस्मत है, उसे एक पत्नी की चाहत होनी चाहिए, तुरंत विवाह के आसपास के सामाजिक दबाव और अपेक्षाओं को स्थापित करती है। हम मिस्टर और मिसेज बेनेट से मिलते हैं, जिनकी 5 बेटियां हैं और व्यक्तित्व अलग अलग हैं। श्रीमती बेनेट को अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त पति ढूंढने का जुनून है, जबकि मिस्टर बेनेट अधिक व्यंग्यात्मक और उदासीन हैं, जो पूरे उपन्यास में ऑस्टेन द्वारा बुने गए सामाजिक व्यंग्य को उजागर करते हैं। अध्याय 2 इस अध्याय में हम एक धनी युवा कुंवारे श्री बिंगले के बारे में सीखते हैं, जिसने पास के नेदरफील्ड पार्क को किराए पर लिया है। श्रीमती बेनेट उसकी बेटियों में से एक से शादी करने की संभावना से उत्साहित हैं। मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिलने जाते हैं, लेकिन इसे उनकी पत्नी और बेटियों से गुप्त रखते हैं और इस प्रत्याशा का आनंद लेते हैं। यह अध्याय लाभप्रद विवाहों के महत्व और बेनेट परिवार के सदस्यों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं पर जोर देते हुए कहानी के सामाजिक परिवेश को स्थापित करना जारी रखता है। अध्याय 3 बेनेट परिवार एक गेंद में भाग लेता है, जहां मिस्टर बिंगले मौजूद हैं। मिस्टर बिंगले को तुरंत सबसे बड़ी बेटी जेन बेनेट के साथ ले जाया गया और उन्होंने 2 बार नृत्य किया, जिसे उनकी रुचि के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जाता है। मिस्टर बिंगले के मित्र मिस्टर डासी का भी परिचय कराया गया है, लेकिन उनका घृणित व्यवहार और एलिजाबेथ बेनेट के साथ नृत्य करने से इनकार करने से खराब प्रभाव पड़ता है। एलिजाबेथ ने मिस्टर डासी को सहन करने योग्य, लेकिन मुझे लुभाने के लिए पर्याप्त सुंदर नहीं कहकर खारिज करते हुए सुना, जो उसके प्रति उसके पूर्वाग्रह के लिए मंच तैयार करता है। यह अध्याय पात्रों के बीच प्रारंभिक रोमांटिक गतिशीलता और तनाव को प्रभावी ढंग से स्थापित करता है। अध्याय 4 एलिजाबेथ और जेन शाम की घटनाओं पर चर्चा करते हैं, अपने बहन के रिश्ते और विपरीत व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालते हैं। जेन आशावादी है और लोगों में अच्छाई देखना पसंद करती है, जबकि एलिजाबेथ अधिक आलोचनात्मक और तुरंत निर्णय लेने वाली है। यह अध्याय मिस्टर डासी के गौरव और धन के विपरीत मिस्टर बिंगले की पृष्ठभूमि के बारे में भी बताता है, जिससे उनके भाग्य और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का पता चलता है। बहनों की बातचीत आगे चलकर प्रथम प्रभाव और सामाजिक वर्ग के विषयों की पड़ताल करती है, जो कथानक के विकास की नींव रखती है। अध्याय 5 इस अध्याय में ध्यान बेनेट परिवार के सामाजिक दायरे, विशेष रूप से उनके पड़ोसियों लुकास पर केंद्रित हो जाता है। सर विलियम लुकास, जिन्हें हाल ही में नाइट की उपाधि दी गई है, और उनकी बेटी चार्लोट का परिचय कराया गया है। चार्लोट एक व्यावहारिक युवा महिला है और एलिजाबेथ की करीबी दोस्त है। लुकिसेस और बेनेट्स गेंद पर चर्चा करते हैं और बातचीत से मिस्टर डासी के चरित्र पर अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। चार्लोट का तर्क है कि श्री डासी को अपनी स्थिति पर गर्व करने का अधिकार है, जबकि एलिजाबेथ ने अपनी अस्वीकृति बरकरार रखी है। यह अध्याय उपन्यास के सामाजिक वर्ग और व्यक्तिगत योग्यता की खोज को पुष्ट करता है। सारांश गौरव और पूर्वाग्रह के अध्याय 1-5 उपन्यास के मुख्य पात्रों और विषयों का कुशलता से परिचय कराते हैं। जेन ऑस्टेन की तीक्ष्ण बुद्धि और गहरी सामाजिक टिप्पणी स्पष्ट है, क्योंकि वह रोमांटिक उलझनों और सामाजिक आलोचनाओं के लिए मंच तैयार करती है। एलिजाबेथ और जेन बेनेट के पात्रों के बीच विरोधाभास, साथ ही मिस्टर डासी और मिस्टर बिंगले का प्रारंभिक चित्रण
उभरते नाटक और चरित्र विकास की नींव रखता है। ये शुरुआती अध्याय अपने जीवंत संवाद और तीक्ष्ण टिप्पणियों से पाठकों को बांधे रखते हैं और आगे एक समृद्ध और आकर्षक कहानी का वादा करते हैं। जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 6-10 की समीक्षा। अध्याय 6। इस अध्याय में बेनेट बहनें और चार्लोट लुकास मेरिटन का दौरा करते हैं, जहां उनका सामना मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी से होता है। एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी के शुरुआती तिरस्कार के बावजूद उसमें उसकी बढ़ती दिलचस्पी के बारे में पता चल गया है। चार्लोट एलिजाबेथ को अधिक संयमित रहने और मिस्टर डार्सी के प्रति अपनी उदासीनता को अधिक स्पष्ट करने से बचने की सलाह देती है। यह अध्याय उनके समाज में प्रेमालाप के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण और सामाजिक संबंधों की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। अध्याय 7। कहानी छोटी बेनेट बहनों किट्टी और लिडिया पर केंद्रित है, जो वहां तैनात अधिकारियों से मिलने के लिए अक्सर मेरिटन जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्री बेनेट की संपत्ति दूर के चचेरे भाई श्री कोलिंस के पास है, जिसका अर्थ है कि बेनेट की बेटियां इसे विरासत में नहीं ले सकती। ये स्थिति परिवार की अनिश्चित वित्तीय स्थिति और अच्छी तरह से शादी करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। अध्याय में प्रवेश की अवधारणा का भी परिचय दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण कथानक बिंदु है जो पात्रों की प्रेरणाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। अध्याय 8। एलिजाबेथ जेन की देखभाल के लिए नेदरफील्ड जाती है, जो बिंगलेस की यात्रा के दौरान बीमार पड़ गई है। मिस्टर बिंगले की बहनें कैरोलीन और लुइसा बेनेट परिवार को सामाजिक रूप से हीन मानते हुए उनके प्रति अपना तिरस्कार प्रकट करती हैं। एलिजाबेथ की स्वतंत्र भावना और बुद्धि का प्रदर्शन तब होता है जब वो मिस्टर बिंगले की बहनों की कृपालुता को उजागर करती है। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को लगातार देखते रहते हैं और उसकी जीवंत बुद्धिमत्ता की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, जो उन्हें उनके सामाजिक दायरे की सटीकता से अलग करती है। अध्याय 9। श्रीमती बेनेट जेन की जांच करने के लिए नेदरफील्ड का दौरा करती हैं और एलिजाबेथ को सामाजिक अनुग्रह की कमी के कारण शर्मिंदा करती हैं। जेन और मिस्टर बिंगले को एक दूसरे के करीब लाने की उनकी पारदर्शी कोशिशें उनकी बेटियों के लिए लाभप्रद विवाह की उनकी एकल दिमाग वाली खोज को उजागर करती हैं। यह अध्याय विभिन्न वर्गों और व्यक्तित्वों के बीच सामाजिक तनाव और गलतफहमियों पर भी जोर देता है। एलिजाबेथ की शर्मिंदगी और मिस्टर डार्सी की निरंतर रुचि उनके विकासशील संबंधों में परतें जोड़ती है। अध्याय 10। एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के बीच बातचीत अधिक बार होती है। एलिजाबेथ सामाजिक औचित्य पर डार्सी के विचारों को चुनौती देती है। उनके जीवंत आदान प्रदान से उनके बीच बढ़ते आकर्षण और तनाव का पता चलता है। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने से इनकार करने से चिंतित हैं, जबकि एलिजाबेथ उनके घमंड और अलगाव की आलोचना करती रहती हैं। एलिजाबेथ को कमजोर करने और डार्सी का ध्यान आकर्षित करने की कैरोलीन बिंगले की कोशिशें सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाती हैं। सारांश। प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 6-10 कहानी को आगे बढ़ाने वाली सामाजिक पेचीदगियों और चरित्र संबंधों की गहराई से पड़ताल करते हैं। एलिजाबेथ बेनेट की बुद्धि और स्वतंत्रता उनकी प्रारंभिक आपत्तियों के बावजूद श्री डार्सी का ध्यान आकर्षित करती रही है। श्रीमती बेनेट और कैरोलिन बिंगले जैसे पात्रों के साथ विवाह और सामाजिक स्थिति के प्रति विरोधाभासी दृष्टिकोण का और अधिक पता लगाया गया है, जो लाभप्रद जोड़ों को सुरक्षित करने के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। ये अध्याय रिश्तों में बढ़ती जटिलताओं और पात्रों के कार्यों को प्रभावित करने वाले सामाजिक दबावों को उजागर करके कथा को समृद्ध करते हैं। जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 11-15 की समीक्षा। अध्याय 11। एलिजाबेथ अपनी बहन जेन की देखभाल के लिए नेदरफील्ड में रहती है, जिससे मिस्टर डार्सी के साथ अधिक बातचीत होती है। एक शाम के दौरान एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी एक और उत्साही बातचीत में शामिल होते हैं, जहां एलिजाबेथ के लिए मिस्टर डार्सी की प्रशंसा बढ़ती रहती है, हालांकि वो उसके इरादों पर संदेह करती है। कैरोलिन बिंगले ने एलिजाबेथ को अपमानित करके मिस्टर डार्सी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन डार्सी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह अध्याय सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बावजूद एलिजाबेथ और डार्सी के बीच बढ़ते आकर्षण को रेखांकित करता है।
अध्याय 12। जेन के ठीक होने के बाद एलिजाबेथ और जेन घर लौट आए, जिससे श्रीमती बेनेट को काफी निराशा हुई क्योंकि उन्हें मिस्टर बिंगले के साथ जेन के रिश्ते में और अधिक प्रगति की उम्मीद थी। एलिजाबेथ के लिए मिस्टर डार्सी की भावनाएं अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। हालांकि एलिजाबेथ कैरोलिन बिंगले के बुरे व्यवहार और जेन और मिस्टर बिंगले को अलग करने के उसके पारदर्शी प्रयासों पर अधिक केंद्रित है। यह अध्याय चरित्र में विरोधाभासों और गलतफहमी और गलत निर्णय के लगातार विषय को दर्शाता है। अध्याय 13। बेनेट्स के उत्तराधिकारी श्री कॉलिंस मुलाकात के लिए आते हैं। उनका आडंबरपूर्ण स्वभाव शीघ्र ही प्रकट हो जाता है, जो हास्यपूर्ण राहत प्रदान करता है और सामाजिक आलोचना को बढ़ाता है। प्रवेश के मुद्दे को आसान बनाने के लिए बेनेट की बेटियों में से एक को प्रपोज करने की श्री कॉलिंस की योजना स्पष्ट हो गई है। श्रीमती बेनेट द्वारा मैच को प्रोत्साहित करने के बाद उनकी रुचि एलिजाबेथ की ओर बढ़ गई। श्री कॉलिंस का चरित्र सामाजिक रीति रिवाजों की बेरुखी और विरासत और विवाह के संबंध में महिलाओं की अनिश्चित स्थिति का प्रतीक है। अध्याय 14। रात्रि भोज के दौरान श्री कॉलिंस की थकावट और आत्म महत्व को और अधिक प्रदर्शित किया गया है। वह अपनी संरक्षिका लेडी कैथरीन डी बॉब के बारे में विस्तार से बात करते हैं, जिनकी वह बहुत प्रशंसा करते हैं। मिस्टर बेनेट को मिस्टर कॉलिंस का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है, जबकि परिवार के बाकी लोग उनके दबंग स्वभाव को बर्दाश्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह अध्याय श्री कॉलिंस के चरित्र में गहराई जोड़ता है और बेनेट परिवार के साथ उनकी भविष्य की बातचीत के लिए मंच तैयार करता है। अध्याय 15। कथा में एक आकर्षक और सुंदर अधिकारी मिस्टर विकम का परिचय दिया गया है, जो तुरंत एलिजाबेथ का ध्यान आकर्षित करता है। मिस्टर विकम का आगमन साजिश लेकर आता है, खासकर जब मिस्टर डार्सी उनसे मिलने पर एक स्पष्ट प्रतिक्रिया दिखाते हैं। एलिजाबेथ की मिस्टर विकम में रुचि बढ़ती है क्योंकि वो उसे मिस्टर डार्सी की तुलना में अधिक अनुकूल साथी मानती है। मिस्टर डार्सी और मिस्टर विकम के बीच तनाव एक गहरी पृष्ठभूमि की ओर इशारा करता है, जो खुलते नाटक में परतें जोड़ता है। सारांश। गौरव और पूर्वाग्रह के अध्याय 11-15 जटिल रिश्तों और सामाजिक टिप्पणियों को विकसित करना जारी रखते हैं, जो उपन्यास की विशेषता रखते हैं। एलिजाबेथ में मिस्टर डार्सी की बढ़ती दिलचस्पी मिस्टर कॉलिंस के हास्यप्रद प्रेमालाप प्रयासों के बिल्कुल विपरीत है। मिस्टर विकम का परिचय एक नई गतिशीलता जोड़ता है, क्योंकि एलिजाबेथ उनके आकर्षण और मिस्टर डार्सी के प्रति स्पष्ट तिरस्कार की ओर आकर्षित होती है। ये अध्याय नए चरित्र विकास और अंतःक्रियाओं के साथ कथानक को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक वर्ग, विवाह और प्रथम छापों की जटिलताओं के विषयों को गहरा करते हैं। जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस के अध्याय 16-20 की समीक्षा। अध्याय 16। एलिजाबेथ और मिस्टर विकम श्रीमती फिलिप्स के घर पर एक सभा के दौरान बातचीत करते हैं। मिस्टर विकम ने मिस्टर डार्सी के साथ अपने अतीत का विवरण साझा करते हुए दावा किया कि डार्सी ने उन्हें डार्सी के दिवंगत पिता द्वारा दिए गए वादे से वंचित कर दिया। विकम की कहानी डार्सी को एक खलनायक के रूप में चित्रित करती है, जो एलिजाबेथ की धारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यह अध्याय मिस्टर डार्सी के चरित्र के इर्द गिर्द तनाव और रहस्य को बढ़ाता है और एक प्रमुख गलतफहमी को जन्म देता है, जो भविष्य की घटनाओं को आकार देगी। अध्याय 17। एलिजाबेथ विकम की कहानी जेन को बताती है, जिसे संदेह है और एलिजाबेथ से आग्रह करती है कि वो डार्सी का पक्ष सुने बिना उसके बारे में बहुत कठोरता से फैसला न करे। इस बीच नेदरफील्ड में मिस्टर बिंगले की आने वाली गेंद प्रत्याशा का केंद्र बन जाती है। एलिजाबेथ विकम को गेंद पर देखने के लिए उत्सुक है और विकम के खुलासे के आधार पर डार्सी के प्रति नकारात्मक भावनाओं को बनाए रखना जारी रखती है। अध्याय प्रतिष्ठा के महत्व और चरित्र निर्णय पर प्रेरक कथाओं के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। अध्याय 18। नेदरफील्ड गेंद एक महत्वपूर्ण घटना है। मिस्टर विकम उपस्थित नहीं होते, जिससे एलिजाबेथ को काफी निराशा हुई। एलिजाबेथ ने मिस्टर डार्सी के साथ नृत्य करना समाप्त कर दिया, जिससे एक अजीब और खुलासा करने वाली बातचीत शुरू हो गई। डार्सी के प्रति एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह तब और प्रबल हो जाता है जब वो मिस्टर बिंगले की बहनों से नकारात्मक टिप्पणियां सुनती है।
गेंद पर मिस्टर कोलिंस का बड़बड़ाना और अनुचित व्यवहार एलिजाबेथ को और अधिक शर्मिंदा करता है। यह अध्याय जटिल सामाजिक गतिशीलता और दिखावे बनाम वास्तविकता के विषय पर जोर देता है। अध्याय 19, मिस्टर कोलिंस ने एलिजाबेथ को लंबे चौड़े और आडंबरपूर्ण तरीके से प्रस्ताव दिया, इस विश्वास के साथ कि वह उस पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। एलिजाबेथ ने उसे अस्वीकार कर दिया, श्रीमती बेनेट के क्रोध और श्री बेनेट के मनोरंजन के लिए। एलिजाबेथ के इनकार को स्वीकार करने में श्री कोलिंस की असमर्थता उनकी आत्म जागरूकता की कमी और विवाह को लेकर सामाजिक दबाव को उजागर करती है। यह अध्याय विवाह की संस्था और स्नेह के बजाय कर्तव्य से प्रेरित प्रस्तावों की बेतुकी आलोचना करता है। अध्याय 20, श्रीमती बेनेट एलिजाबेथ को श्री कॉलिंस के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मनाने का प्रयास करती हैं, जबकि श्री कॉलिंस स्वयं अस्वीकृति के बारे में इनकार करते हैं। श्री बेनेट एलिजाबेथ के फैसले का दृढ़ता से समर्थन करते हुए हस्तक्षेप करते हैं। मिस्टर कोलिंस अपना ध्यान चार्लोट लुकास की ओर लगाते हैं, जो अपनी संभावनाओं के बारे में व्यावहारिक है और मिस्टर कोलिंस से शादी करने में एक अवसर देखती है। यह अध्याय एलिजाबेथ की प्रेम पर आधारित विवाह की इच्छा को चार्लोट के व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ तुलना करता है और सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाओं की खोज करता है। सारांश, गौरव और पूर्वाग्रह के अध्याय 16-20 चरित्र और सामाजिक संपर्क की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं। मिस्टर विकम के खुलासे ने मिस्टर डार्सी के चरित्र पर छाया डाली, जिससे एलिजाबेथ की भावनाएं और निर्णय प्रभावित हुए। नेदरफील्ड बॉल प्रेमालाप के जटिल सामाजिक नृत्य और प्रतिष्ठा और प्रथम छाप के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। मिस्टर कोलिंस का एलिजाबेथ को प्रस्ताव और उसके बाद उसका इनकार उपन्यास में विवाह परंपराओं की आलोचना और विवाह के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। ये अध्याय कथा को हास्य, तनाव और पात्रों के बीच उभरती गतिशीलता से समृद्ध करते हैं। हम आज के एपिसोड के लिए यहीं रुकेंगे और अगली बार जारी रखेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अगला एपिसोड न चूकें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप पुस्तक पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करके और नीचे टिप्पणी अनुभाग में मुझे पुस्तक की आवश्यकता है टिप्पणी करके अपना समर्थन दिखाएं। हम आपके लिए पुस्तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।